विद्यार्थियों, समाजशास्त्र के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमए समाजशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। इस प्रश्न पत्र के चतुर्थ यूनिट में मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ डीपी मुखर्जी एवं डीपी देसाई पर आज हम चर्चा करेंगे। यह उचित होगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम इन तीनों मार्क्स, इनके उपागम अप्रोच, डीपी मुखर्जी और एआर देसाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। मार्क्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मार्क्स 19वीं सदी के सर्वाधिक प्रखर बौद्धिक, दार्शनिक और चिंतक थे। इन्हें हम युग प्रवर्तक विचारकों में शामिल करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मार्क्स बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने समाज के सभी विधाओं पर राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने समाज में वर्गों का अवलोकन किया और ये सर्वहारा वर्ग के महान संगठनकर्ता में से एक थे। मार्क्स के विचारों का प्रभाव न केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा, वरन यह विश्वव्यापी हो गया। इनके विचारों का प्रभाव भारतीय विद्वानों, समाजशास्त्रियों पर भी पड़ा। भारत में लिखे जाने वाले साहित्य में मार्क्सवाद का प्रचुर प्रयोग हुआ है। भारत के समाजशास्त्रियों ने मार्क्सवादी चिंतन को अपने समाजशास्त्री लेखन में, अपने समाजशास्त्री शोधों में, अन्वेषण में शामिल किया है। मार्क्सवाद बहुत हद तक विज्ञानवाद है, जो तार्किक है, यथार्थवादी है, जो काल्पनिक या आइडियलिस्टिक नहीं है। जब हम मार्क्सवादी उपागम की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, वो स्वयं मार्क्स की स्वयं की रचना नहीं है। उन्होंने डायलेक्टिकल सिद्धांत हीगल से लिया, परंतु हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म इस बात से वो सहमत नहीं थे। हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म ये कहता है कि विचार जगत से ही भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। मार्क्स इससे असहमत थे। उन्होंने इसमें संशोधन किया और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की स्थापना की। इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित करते हुए मार्क्स ने कहा कि हीगल का सिद्धांत सिर के बल खड़ा था, उसे मैंने पैरों पे खड़ा कर दिया। हाँ, मार्क्स ने हीगल के 3 स्तरों को, विकास के 3 स्तरों को स्वीकारा। ये 3 स्तर थे जो समस्त प्रकार, सभी तरह के बौद्धिक और भौतिक विकास के स्तरों की व्याख्या करते हैं। ये स्तर हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। अर्थात कोई भी स्थिति एक समय के बाद अप्रासंगिक हो जाती है, उसके विरोध में
एक प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इस वाद और प्रतिवाद के द्वंद्व से एक नई चीज उत्पन्न होती है जो सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य होती है, वो होती है संवाद। विकास की इस 3 स्तरों को मार्क्स ने यथावत स्वीकार कर लिया। मार्क्स के इन विचारों को भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी बखूबी अपनाया। मार्क्स महान विचारक, दार्शनिक थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। उनके प्रमुख सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, सामाजिक विकास के सिद्धांत आदि हमेशा समाजशास्त्रीय चिंतन में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखेंगे। विश्व के अनेक समाजशास्त्रियों के तरह ही भारत के समाजशास्त्रियों ने भी अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन और शोध में मार्क्सवादी अप्रोच को अपनाया। यह अप्रोच उनके अध्ययन को यथार्थवादी बनाता है, तार्किक बनाता है, वैज्ञानिक बनाता है। इन प्रमुख समाजशास्त्रियों में डीपी मुखर्जी और AR देसाई हैं, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इन दोनों के अध्ययन को हम आगे बढ़ाएं, इसके पहले हमें भारत में समाजशास्त्र के विकास पर एक दृष्टि डाल लेना उचित होगा। प्रारंभिक अवस्था में भारत में जब समाजशास्त्र का विकास हो रहा था तो 2 स्कूल प्रमुख थे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बॉम्बे स्कूल और लखनऊ स्कूल। बॉम्बे स्कूल की स्थापना गोविंद सदाशिव घुरिये जीस घुरिये ने की थी और इससे जुड़े हुए लोग MN श्रीनिवास, IP देसाई, AR देसाई, इरावती कर्वे इत्यादि महान समाजशास्त्री हैं। उन्नीस 1921 में राधा कमल मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। इस विभाग से नृतत्व शास्त्र और अर्थशास्त्र विभाग भी संबद्ध थे। उनके कार्यों को ही हम लखनऊ स्कूल के नाम से या लखनऊ संप्रदाय के नाम से जानते हैं। डीपी मुखर्जी और प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री DN मजूमदार राधा कमल मुखर्जी से लखनऊ विश्वविद्यालय में आ मिले थे और उन्होंने राधा कमल मुखर्जी के विरासत को आगे बढ़ाया। डीपी मुखर्जी पर मार्क्स का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ये मार्क्स और एंगेल्स का इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। ये मार्क्सवादी उपागम को अपने समाजशास्त्री लेखन में न केवल लाते थे वरन समाजशास्त्र को विकसित करने में जो शोध होते हैं उसमें भी उन्होंने मार्क्सवादी उपागम को अपनाया, पद्धतियों को अपनाया, अप्रोच को अपनाया। डीपी मुखर्जी तो स्वयं को मार्क्सियोलॉजिस्ट कहते थे। मार्क्सियोलॉजिस्ट इस अर्थ में कि उन्होंने मार्क्सवाद को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया और सामाजिक शोध में न केवल वो इस पद्धति को अपनाने लगे वरन अन्यों को भी प्रेरित करते थे कि वे इस पद्धति का अनुसरण करें। भारत में सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर के संस्थापक के रूप में डीपी मुखर्जी जाने जाते हैं। इसमें मार्क्सवादी अप्रोच का प्रमुखता से उपयोग किया गया है। डीपी मुखर्जी की भारतीय समाज की प्रकृति और इसके परंपराओं के अध्ययन में गहरी रुचि थी।
और इनके अध्ययन में उन्होंने मार्क्सवादी उपागम का भरपूर उपयोग किया। वे भारतीय परंपरा, संस्कृति इत्यादि को इस तरह से संशोधित, परिवर्धित, परिमार्जित करना चाहते थे कि वो जन सामान्य के लिए कल्याणकारी बने, उनके लिए उपयोगी बने। उनका प्रयत्न मार्क्सवादी उपागम का उपयोग करते हुए समाजशास्त्रीय पद्धति में आधुनिकता लाना था। किंतु वे मार्क्सवाद के कट्टर समर्थक नहीं थे। उनके विचारों में लचीलापन था। वो देशज परिस्थितियों के अनुरूप मार्क्सवादी चिंतन को, उपागम को लागू करना चाहते थे और करते भी थे। उन्होंने अपने अध्ययन में जो प्रमुख रूप से आधुनिकता, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, व्यक्ति और समूह आदि को सम्मिलित किया और इसमें मार्क्सवादी अप्रोच को अपनाया। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र में मार्क्सवादी अप्रोच का, सिद्धांतों का, उपागम का न केवल उपयोग किया और उनका इंडियनाइजेशन किया। वो चाहते थे कि मार्क्सवाद भारतीय स्वरूप में विकसित हो, मार्क्सवाद को भारतीय संदर्भों में अपनाया जाए, परंतु वो पश्चिम की विचारधारा से भी परहेज नहीं करते थे। वो चाहते थे कि पश्चिम का उदारवाद, उनका विकासवाद भारतीय समाज में आए, भारतीय समाजशास्त्री लेखन में आए, उनके शोध में आए, ताकि वो भारतीय समाज के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। डीपी मुखर्जी अपने अध्ययन को भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक रूपांतरण पर केंद्रित करना चाहते थे और ऐसा उन्होंने किया भी। और ऐसा करने के दौरान उन्होंने डायलेक्टिकल अप्रोच को अपनाया। डीपी मुखर्जी का डायलेक्टिकल अप्रोच, द्वंद्वात्मक, ये मार्क्स के द्वंद्वात्मक मटेरियलिज्म से प्रभावित था। डीपी मुखर्जी ने अपने इस अप्रोच का प्रयोग भारतीय समाज, इनकी संस्कृति, भारत में हो रहे परिवर्तनों आदि के अध्ययन में इसका उपयोग किया। वे अपने अध्ययन के विभिन्न विषयों के बीच समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने के पक्षधर थे। मुखर्जी एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय समाज में क्रियाशील सामाजिक आर्थिक कारकों के विश्लेषण में मार्क्सवादी अप्रोच को अपनाया और उसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। उनकी कुछ रचनाएं हैं। उन्होंने अपने एक पेपर अ वर्ड टू इंडियन मार्क्सिस्ट में मार्क्सवाद के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। मुखर्जी ने अपने पुस्तकों पर्सनालिटी एंड सोशल साइंसेस, जिसका लेखन उन्होंने 1924 में किया, तथा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, जिसे उन्होंने 1931 में लिखा, अपने इस मार्क्सवादी विचारधारा को स्पष्ट किया है। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र में मार्क्सवादी उपागम को लाने में, मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में डीपी मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। डीपी मुखर्जी के साथ ही
बॉम्बे स्कूल के एक अन्य समाजशास्त्री A.R. देसाई थे, जो अक्षय रामपाल देसाई जिनका पूरा नाम था। इन्होंने भी भारतीय समाजशास्त्री लेखन में और क्षेत्रीय अध्ययन पद्धतियों में मार्क्सवादी उपागम का भरपूर प्रयोग किया। ये भारतीय समाजशास्त्र के द्वितीय पीढ़ी के समाज वैज्ञानिक थे। इन्होंने घुरिये के संपर्क में और उनके समाजशास्त्र का अध्ययन किया। ये उनके शिष्य थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने अपना PhD का थीसिस भी लिखा। A.R. देसाई भारत में उन समाजशास्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से किया। ये भारतीय समाजशास्त्री विचारों के विकास पर निरंतर जोर देते रहे। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज का अध्ययन ऐतिहासिक द्वंद्ववादी मॉडल के अनुरूप किया जाना चाहिए। इन्होंने मार्क्स, एंगेल्स और टाटोस्टकी की गहन अनुशीलन किया था, गहन अध्ययन किया था और ये मार्क्सवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। बॉम्बे स्कूल के विकास में A.R. देसाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। A.R. देसाई के साथ ही एक अन्य समाजशास्त्री I.P. देसाई थे। उनका भी प्रभाव A.R. देसाई पर बहुत गहरा पड़ा है। A.R. देसाई के अध्ययन में हम मार्क्सवादी उपागम के 3 प्रमुख बिंदुओं की व्याख्या कर सकते हैं। A.R. देसाई की अध्ययन पद्धति की प्रमुख विशेषता थी, जहां अन्य समाजशास्त्री माइक्रो लेवल के स्टडी में, जैसे भारतीय ग्राम के अध्ययन में रुचि रखते थे, इनका अध्ययन मैक्रो लेवल का होता था। ये राज्य, कृषक आंदोलन, कृषक संरचना, नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म आदि पे अध्ययन करना पसंद करते थे, या इनकी हॉबी थी। दूसरा, ये समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक द्वंद्ववादी मॉडल के प्रयोग करने के हामी थे। तीसरा, मार्क्स ने जिस तरह से मुख्य समाज के विकास, मनुष्य समाज के विकास के कुछ स्तरों का उल्लेख किया है, उसी तरह A.R. देसाई ने भी भारतीय समाज के विकास के 3 स्तरों का वर्णन किया है। प्री कॉलोनियल स्टेज, कॉलोनियल स्टेज और पोस्ट कॉलोनियल स्टेज। ये 3 अवस्थाएं भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के पूर्व, अंग्रेजी शासनकाल और स्वतंत्र भारत, ये 3 अवस्थाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने भारतीय समाज का लेखन किया। शोध में इन्होंने मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग किया। यह जानना और यह समझना जरूरी है कि इन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के समय भारत में ही नहीं, विश्व में समाजशास्त्री शोध पद्धतियों का समुचित विकास नहीं हुआ था। न समाजशास्त्री पद्धतियों में प्रश्नावली पद्धति थी, न ऑब्जर्वेशन पद्धति और अन्य पद्धतियों जैसे साक्षात्कार पद्धति, टेबुलेशन पद्धति, विश्लेषण पद्धति, सोशियोमेट्रिक स्केल्स, इन सब चीज़ों का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था। A.R. देसाई अपना अध्ययन प्रश्नावली के प्रारंभिक स्वरूपों के रूप में करते थे। A.R. देसाई ने मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग करते हुए भारतीय समाज को पर्याप्त
समृद्धि किया। इनके साथ ही यह उपयुक्त होगा कि हम थोड़ी सी चर्चा आईपी देसाई के संदर्भ में भी करें। आईपी देसाई एआर देसाई से वरिष्ठ थे। इन्होंने मार्क्सवादी उपागम का न केवल भारतीय समाजशास्त्री लेखन में प्रयोग किया वरन शोध में भी किया। इनकी विशेषता थी कि ये अपने शोध में इंडक्टिव मेथड का ज़्यादा प्रयोग करते थे। इंडक्टिव मेथड मतलब विशेष से सामान्य की प्रतिस्थापना। आईपी देसाई जब गुजरात बैकवर्ड क्लास कमीशन के सदस्य बनाए गए तो उन्होंने बैकवर्डनेस के लिए जाति को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि बैकवर्डनेस के लिए जाति प्रमुख रूप से जिम्मेदार कारक नहीं है। इसके लिए उन्होंने ऑक्युपेशन को प्रमुख जिम्मेदार कारक माना। इसी तरह उन्होंने पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के अध्ययन के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला कि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के प्रभाव से भारत में एक एलिट वर्ग का, अभिजात्य वर्ग का उदय हो रहा है। इन दोनों समाजशास्त्रियों आईपी देसाई और एआर देसाई का योगदान और इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सवादी अप्रोच, मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव का समाजशास्त्रीय अध्ययन में अत्यंत महत्व है और इनके योगदान को भारतीय समाजशास्त्र हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद।